हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे टॉपिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, लास्ट की क्लास में हमने एलिमेंट्स देखा, डोबे-राइनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम हम लोगों ने डील कर लिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं लोथर मेयर, ठीक है, और जो सर मैंडलीफ का वर्गीकरण है उन्होंने किस तरह से क्लासिफाई करने की कोशिश की थी तत्वों को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोथर मेयर की। लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। सर लोथर मेयर ने क्या किया पता है? उन्होंने तो ग्राफ ही बना दिया, यहां भी बताता था परमाणु आयतन को, ठीक है, और ये बताता था परमाणु भार को। तो जो लोथर मेयर सर थे उन्होंने क्या किया, आयतन और परमाणु भार, ये परमाणु है, ठीक है, परमाणु, क्लियर, ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, परमाणु आयतन व परमाणु भार के बीच में उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ बनाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ऐसे कुछ तत्व हैं, वो कुछ पीक पॉइंट पे, जैसे कि ये ग्राफ बनाया उन्होंने, ठीक है, ऐसा करके, तो पीक पॉइंट पे इन्हें क्या मिल रहा है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब क्या है, सब एक ही स्तर पे, ऊंचे स्तर पे मिल रहे हैं। ठीक है, उसी तरह उनके वक्र में कुछ जो थे जो मध्य बिंदु पर मिल रहे थे, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, ये मध्य बिंदु पे मिल रहे हैं, और कुछ क्या एकदम नीचे निम्न बिंदु की ओर उन्हें प्राप्त हो रहे थे कुछ तत्व। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो ऊपरी बिंदु पे थे, ऊपर बिंदु पे थे, उनको एक उस पे कहा जो मध्य बिंदु में थे, और जो निम्न बिंदुओं में थे। ठीक है, तो इस आधार से उन्होंने क्या किया, परमाणु आयतन और परमाणु भार के आधार पर जितने भी तत्व थे उनका एक ग्राफ ही तैयार कर दिया। ठीक है, अब ये जो ग्राफ तैयार किया उन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि जो समान गुण वाले तत्व है ना, जो समान गुण वाले तत्व हैं वो वक्र में समान स्थान पर हैं। मतलब जो उच्च बिंदु पे हैं वो सब क्या है, समान गुण वाले हैं, समान स्थान पर है। ठीक है, और जो मध्य बिंदु वाले हैं वो सब क्या है, समान स्थान पर, मतलब उनके भी गुण समान होंगे। इस तरह से उन्होंने ये कंक्लूड किया, ये कहा उन्होंने कि तत्वों के जो परमाणु आयतन होते हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, जो तत्वों के परमाणु आयतन है वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन मतलब क्या, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या, वो फिर से पुनः एक पर्टिकुलर अंतराल के बाद फिर से क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे देख रहे हैं आप, सोडियम है, फिर उसका परमाणु भार जैसे ही बढ़ा होगा, पोटेशियम का मतलब परमाणु भार बढ़ रहा है लेकिन आवर्ती फलन, उसके पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसके बाद भी क्या है, उसके गुण जो मिल रहे हैं। तो परमाणु भारों के आवर्ती फलन है, क्या है, जो परमाणु आयतन है। ये तो कहा लोथर मेयर ने। उसके बाद बात आई मैंडलीफ की। ठीक है, लोथर मेयर वहीं पे खत्म हो गए, ये कुछ ज्यादा कंक्लूड नहीं कर पाए, कुछ बात ज्यादा हमें बता नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद लेकिन जो इन्होंने एक आवर्ती शब्द दिया ना, इससे मैंडलीफ को बहुत ज्यादा हेल्प मिली, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो उनके पास जितने भी तत्व थे, ठीक है, उनको परमाणु भार के आधार पर ही उन्होंने जमाने का प्रयास किया। ठीक है, परमाणु भार के आधार पर इन्होंने जमाने का प्रयास किया। इन्होंने क्या है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है तत्वों के वर्गीकरण में इनका जो इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो जो तत्वों के परमाणु भार हैं, ठीक है, उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होंगे, वो उनके आवर्ती फलन होंगे। ठीक है, परमाणु भार के आवर्तिक फलन होंगे। तो उस समय क्या थे, उस समय ज्ञात तत्व कितने थे, 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने क्या किया, 63 कार्ड लिया, कार्ड जो अपन खेलते हैं वैसे ही उन्होंने 63 कार्ड लिया। हर एक कार्ड में एक एक एलिमेंट लिया। एक एक एलिमेंट लेने के बाद उन सब कार्ड में उन्हीं तत्वों के समान गुण धर्मों को भी लिखा। कि जैसे हम किसी व्यक्ति, जैसे आप लोग बात कीजिए कि आपके 63 फ्रेंड हैं, आप 63 फ्रेंड के नाम लिखिए, उनका गुण लिखिए कि हाँ ये अच्छा है, ये सुंदर है, ये ऐसा है, उसके गुणों के बारे में लिखिए। अब जब ये आपने सब काम कर लिया, उसके बाद जितने भी जो समान गुण वाले थे उसको आप एक एक समूह बनाते जाइए। ठीक है, तो एक समूह बनेगा
कि जो आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, एक समूह बनेगा जो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, एक समूह जो आपके ऑफिस के फ्रेंड्स हैं। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, जो समान समूह वाले थे उनका क्या हुआ, एक समूह बनता गया, समान जो तत्व थे उनका एक समूह बनता गया। तो इस तरह से क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जो उन्होंने देखा कि ये जो समूह बनाने के बाद ये जो क्या है, परमाणु भार के आवर्ती फलन है। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि आवर्त नियम बनाया और कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या कहा उन्होंने, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। अब उन्होंने क्या कहा, भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन है, परमाणु भार के आवर्ती फलन है। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ये क्लियर हुआ। लोथरमेयर क्या बोलते थे, तत्वों का जो परमाणु आयतन है वो परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। और इन्होंने कहा कि जो तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्लियर। उसके बाद मेंडलीफ ने एक बात कही कि जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में होगा इसे हम क्या कहेंगे, वर्ग। क्लियर। और जो हॉरिजॉन्टली जितने भी तत्व होंगे इसको क्या कहेंगे हम, आवर्त। ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे ये जो श्रेणी है ये ऐसे ऊर्ध्वाधर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे वर्ग। ठीक है, ग्रुप बोलेंगे। और जो ऐसे जो रहेगा पीरियड बोलेंगे, जैसे लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर यहाँ पे कुछ गैप, फिर बोरन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस। इस तरह से जो ये जो स्टेट जो क्या बोल सकते हैं, जो क्षैतिज जो लाइन है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आवर्त। तो उन्होंने बताया कि वर्ग क्या है और आवर्त क्या है। क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहेंगे और ऊर्ध्व स्तंभ को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वर्ग या फिर ग्रुप। ठीक है, चलिए देखते हैं जो मेंडलीफ थे, है ना, जो सर मेंडलीफ थे उनके जो उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण बताया। ठीक है, जो मेंडलीफ का वर्गीकरण था उनकी क्या उपलब्धियां थी, क्या क्या इनसे हमको प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं अभी, मेंडलीफ आवर्त सारणी की उपलब्धियां। मेंडलीफ, यहां से लिख लेते हैं, मेंडलीफ आवर्त सारणी की उपलब्धि। ठीक है, अब उन्होंने आवर्त सारणी तो बनाई, तो इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं ये भी तो देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या उन्होंने अच्छी मतलब इसके क्या क्या फायदे हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, तत्वों के अध्ययन में सहायक है। पहली बात क्या है कि ये जो है तत्वों के अध्ययन में सहायक। अब जैसे कि बात हमने की कि जो तत्व होते हैं उसके भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है तत्व के अध्ययन में सहायक। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो वर्ग जो एक समूह होता है इसमें जितने भी तत्व पाए जाएंगे वो क्या होंगे, समान गुण धर्म वाले होंगे। ठीक है, उनके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होंगे, समान होंगे। और वहीं आप आवर्त में जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, ये क्या होता है, एक आवर्त, तो ये होता है वर्ग। तो आवर्त में आप जाएंगे तो इसमें क्या होगा, आपको क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि एक वर्ग के तत्वों में क्या होगी, गुणों में समानता होगी, और वहीं आप आवर्त में जाएंगे तो वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद नए तत्वों को जानने में सहायक, नए तत्वों को जानने में सहायक। अब कैसे सहायक थे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया, जो नए तत्व थे
जो नए तत्व थे जो उस समय तक के लिए ज्ञात नहीं थे, जो बाद में खोजे गए थे, ठीक है, बाद में खोजे गए थे, उनके लिए उन्होंने क्या किया, पहले से ही जगह जो थी वो खाली कर दी थी, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास कुछ तत्व हैं, हम देख सकते हैं स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है। तो इन्होंने इसे क्या कहा, इन्होंने इसको, सॉरी ये स्कैंडियम है, स्कैंडियम आप लोग लिख सकते हैं। इन्होंने इसे कहा एका बोरॉन, और इसके लिए क्या हुआ, इन्होंने जगह छोड़ दी थी और एका बोरान करके एक जगह छोड़ दी थी, ठीक है, कि जब इसकी खोज होगी स्कैंडियम की तो उसको हम लोग वहां पे भर देंगे। ये क्या है, गैलियम, इसको उन्होंने क्या कहा, एका एल्यूमिनियम, ठीक है। और जो जर्मेनियम था उसको उन्होंने नाम दिया था एका सिलिकॉन, क्लियर। इस तरह से उन्होंने नए तत्वों के खोज में भी हमें क्या दिया, सहायता दिया, ठीक है। एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन के नाम से उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो किया, पहले से स्थान छोड़ दिया था, ठीक है। अब संदिग्ध जो तत्व थे उसके परमाणु भार की भी उन्होंने सहायता की, जैसे कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम को लिथियम और बोरॉन के बीच में रखा गया है, जो लिथियम है और जो बोरॉन है उसके बीच में आप देख पाते होंगे, अब आपने कभी आवर्त सारणी देखी होगी तो जो बेरिलियम है उसको इसके बीच में रखा संयोजकता के आधार पर, संयोजकता हम अपने आगे की क्लास में देखने वाले हैं। इसी तरह से उन्होंने बेरिलियम के साथ साथ जो इंडियम है और यूरेनियम, उसके भी तत्वों के परमाणु भार के उसमें उन्होंने क्या किया, सहायता किया, उसको इस परमाणु भार में सुधार के लिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ इन्होंने अक्रिय गैसों के लिए भी स्थान दिया, अक्रिय गैसों के लिए स्थान, ठीक है। अक्रिय गैस क्या होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अक्रिय गैस, जैसे कि हीलियम, नियॉन, मैं लिख देती हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। इस तरह से ये सब क्या है, ये सब है अक्रिय गैस। उस समय तक तो ये जो गैस थे ये खोजे गए नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इनके लिए स्थान छोड़ दिया। इनको क्या किया, उन्होंने 9वां स्तंभ, 9वें समूह में डाला, 9वें स्तंभ में इनको जगह मिली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्य समूह भी कहते हैं। शून्य समूह इसलिए कहते हैं, अक्रिय गैस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो गैस हैं वो किसी भी गैस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण होते हैं। अष्टक पूर्ण कैसे होते हैं कि इनके वाहतम कोश में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये ना देने की प्रवृत्ति रखते हैं ना लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है, इसलिए इनके अष्टक पूर्ण होते हैं। तो ये क्या है, अगर 7 इलेक्ट्रॉन होता तो क्या करता, एक लेने की प्रवृत्ति रखता, 1 इलेक्ट्रॉन होता तो एक देने की प्रवृत्ति रखता, ठीक है। लेकिन अष्टक पूर्ण है भाई, तो वो क्यों किसी को दे, क्यों किसी को ले। इस तरह से क्या है, अक्रिय गैसों के लिए स्थान भी उन्होंने रिक्त करके रखा हुआ था, ठीक है। तो इसको फिर बाद में सर जो वैज्ञानिक रैमसे थे उन्होंने जोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी की सीमाएं क्या हैं, सीमा क्या क्या है, इसकी क्या कमियां हैं बोल सकते हैं आप इसको। तो इसकी सीमाएं कैसी हैं, ये सीमाएं, तो जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी की सीमाएं हैं, तो सबसे पहली बात, जो हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था। क्यों भाई, क्यों अनिश्चित था, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन और फ्लोरीन की तरह माइनस आयन डोनेट भी होता है, तो ये H- आयन,
तो इसको क्लोरीन फ्लोरीन वाले स्थान पे भी डाल दिया। और सोडियम और पोटेशियम जैसे प्लस आयन डोनेट करते हैं वैसे हाइड्रोजन भी प्लस आयन डोनेट करते हैं, तो उनको इस समूह में भी डालने का कोशिश किया, डाला गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, जो हाइड्रोजन का जो स्थान था वो तो क्या था, अनिश्चित था। अब इसी तरह से देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रख दिया, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा। कैसे रखा पहले, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखते हैं, हम एग्जाम्पल किसका देख सकते हैं, हम एग्जाम्पल देखेंगे कोबाल्ट और निकिल का। ठीक है, कोबाल्ट का कितना है, कोबाल्ट का है 58.7 और निकिल का क्या है 58.9, सॉरी इसका कितना है 58.9 और इसका कितना है 58.7, है ना। तो पहले इसे रखना चाहिए उसके बाद इसको रखना चाहिए ना, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि कोबाल्ट को पहले रख दिया जो भारी तत्व है, और निकिल जो हल्का तत्व है उसको उन्होंने बाद में रखा। ठीक है, इसके बाद जो समस्थानिकों को इन्होंने स्थान नहीं दिया, इन्होंने क्या किया, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। समस्थानिक आप लोगों ने 9th की क्लास में देखा है कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो इन्होंने समस्थानिकों को तो स्थान ही नहीं दिया। ठीक है, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए ना, इनका गुणधर्म समान किंतु परमाणु भार तो अलग अलग होते हैं, लेकिन इनको कोई स्थान नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ, एक जो तत्व है वो दूसरे तत्व से, ठीक है, वो क्या है, उनका परमाणु भार का जो अंतर है वो कंटिन्यूअसली नहीं था। जैसे कि 58.7 है, फिर 58.9 का आपको कोई मिल रहा है, लगातार ऐसा नहीं था कि 61 का परमाणु भार है, फिर 62 का परमाणु भार है, फिर 63 का परमाणु भार है। ऐसे लगातार परमाणु भार का जो तत्व है ऐसा हमें नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से ये निश्चित कर पाना मुश्किल था कि इनके बीच में कितना रिक्त स्थान छोड़ा जाए या फिर छोड़ा जाए भी ना छोड़ा जाए। तो ये इनका एक और आप चौथा पॉइंट डाल के लिख लेना। ठीक है, तो ये चीजें थी कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुछ सीमाएं थी कि हाइड्रोजन अनिश्चित था, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से वो किया गया, पहले रखा गया, समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला, जो परमाणु भार थे उनके बीच में प्रॉपर जगह नहीं थी। तो इस तरह से ये कुछ सीमाएं थी, लेकिन ओवरऑल आप देखा जाए तो जो मोस्ले का जो आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है वो कहीं ना कहीं इसका ही एक आधार था। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।